और जरा मेरे साथ शो में गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अकबर जलील ज़ुबैरी साहब, जो कि स्पाइनल एक्सपर्ट हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये सवाल ही पूछना चाहूँगी कि हमारे जिस्म में जितने भी मसाइल हैं उनमें से जो रीढ़ की हड्डी, जो स्पाइनल कॉर्ड का मसला है, वो कितना हावी इन सब पे? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन दिस शो। अच्छा देखिए, ये एक चीज़ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। बेसिक बात जो है ना कि सारे जो एनिमल्स हैं या जितनी हैवानात नबातात सब हैं, उसमें इंसान एक वाहिद है जिसकी कमर जो है अल्लाह मियाँ ने ऐसे कर्व बनाई है। जो लंबर स्पाइन है उसकी कर्व उल्टी है, लॉर्डोसिस जो होती है, ये बहुत डिफरेंट है। और इरेक्ट पोस्चर में कोई और जानवर इस तरह नहीं चलता। जो बनमानस वगैरह भी चलते हैं उनकी कमर झुकी हुई होती है। तो ये एक इंसान की यूनिक अल्लाह ने तख्लीक की है और उसी वजह से हमारी बैक जो है बिल्कुल और उसी की वजह से ये बैक जो है, जो कि सब चीज़ों से बहुत डिफरेंट है, तो यही सब इसका फोकस है। सेकंड वजह जो है डेफिनेटली वो यही है कि ये आपका वो स्ट्रक्चर है जो सारी बॉडी को सपोर्ट करता है और किसी वक्त भी इसको रेस्ट नहीं मिलता। आप देखें ना, खड़े हुए भी इस पे लोड है, बैठे हुए भी लोड है, रात को सोते हुए करवट लेने में हर वक्त इसके ऊपर लोड है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त आपका लोड ले रही है। तो इस वजह से डेफिनेटली ये मरकज़ बन जाती है सारे मसाइल का और इसके ऊपर हर वक्त लोड रहता है। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि इसको हम न्यूरल एक्सेस कहते हैं, ये उसका भी पार्ट है कि जो स्ट्रेस और बॉडी की जो जहनी प्रॉब्लम्स के साथ भी जो होता है, सर दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, ये उसके साथ भी रिलेटेड है। यानी इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल, हाँ, कि सिर्फ फिजिकल लोड नहीं है कि इसके ऊपर सिर्फ मुशक्कत का वजन पड़ा, जो जहनी लोड है वो भी इसके ऊपर आता है कि ये सारा जो है न्यूरल एक्सेस का पार्ट है। तो इवन स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी से भी बैक में स्पैज़म, गर्दन में स्पैज़म होना, ये भी एक चीज़ है। तो इस वजह से हर चीज़ आके इन दी एंड इसी के ऊपर आती है। इस वजह से इसकी एक ऐसी इंपॉर्टेंस और कॉमन प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल के, डॉक्टर मैं सर्वाइकल के वाले से जानना चाहती हूँ कि जब हम ये टॉपिक के वाले से बात भी कर रहे थे तो बहुत सारे लोग आजकल सर्वाइकल की जो है उसकी शिकायत करते हैं कि लोग कहते हैं एकदम से चक्कर आ गए, सर में दर्द है। तो ये दर्द क्या है? देखें, पहली चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, चाहे वो सर्वाइकल हो चाहे लोअर बैक का मसला, वो ये कि 80 to 90% मसाइल में या दर्दों में या जो सिम्टम्स लोग महसूस करते हैं उसमें अंदर कोई बीमारी या कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता। बाय स्ट्रक्चरल डैमेज कोई रिवर्सिबल डैमेज है, उस तरह की चीज़ नहीं हुई होती है। सो जो ज़्यादातर सिम्टम्स होते हैं वो इन्हीं वजूहात की बिना पे होते हैं जो हम बात कर रहे थे, जिसमें पोस्चर है, जिसमें लैक ऑफ एक्सरसाइज है, जिसमें स्ट्रेस वगैरह भी है, जिसमें ये विटामिन डी डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी जो हमारी चीज़ें होती हैं। और इन्हीं वजह से जो होता है, जो सर्वाइकल जो है हमारे यहाँ एज अ डिजीज़ जो उसको कहा जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, या वो भी कोई डिजीज़ नहीं है, वो जो एजिंग ऑफ द स्पाइन है उसको कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र के साथ जो तोड़फोड़ होती है, जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, झुर्रियाँ पड़ती हैं बाकी जगह, तो अंदर स्पाइन में भी डेफिनेटली चेंजेस आते हैं एजिंग के साथ। मैं तो ये सुन के परेशान हो रही हूँ कि सर्वाइकल की जो शिकायत कर रहे हैं वो यंग लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो एक तो वो चीज़ होती है जो एक्सरे पे या MRI पे नजर आती है, तो रिपोर्ट में लिखी हुई आती है आपको कि जी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, डिस्क में बल्जिंग हो रही है, वेयर एंड टेयर है, ऑस्टियोफाइट्स हैं, बहुत सारी खतरनाक और बोल्ड हुई हुई चीज़ें लिखी आती है। बट ज़्यादातर वो हैं जो नेचुरली एजिंग में होती हैं। अगर आप किसी ऐसे बंदे का भी MRI कराएंगे जिसको तकलीफ नहीं है लेकिन उसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उसमें भी ये चीज़ें आएंगी। सो हर चीज़ जो है वो बीमारी नहीं होती और हर चीज़ उसके साथ। एग्जैक्टली। सो ज़्यादातर ये जो मसले हो रहे हैं वो यही फैक्टर्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए कि हमारे यहाँ एक्सरसाइज का कोई वो नहीं है, तो मसल्स हमारे जो हैं वो उनको आदत ही नहीं होती लोड लेने की। फिर एक ही पोजीशन में हम लोग लगे रहते हैं और वो पोजीशंस भी बहुत अच्छी नहीं होती, कंफर्टेबल नहीं होती बॉडी के लिए। तो उसकी वजह से अब ये चीज़ें कॉमन होती जा रही हैं। एंड जो हमारे यहाँ क्विक फिक्स, हम लोग चाहते हैं कि बस मैं दवाई दे दूं और ये सही हो जाए मसला, या कोई बेल्ट बांध दें या कोई कॉलर बांध दें और उससे ये चीज़ें सही हो जाएंगी, तो इस तरह का नहीं है। ये लाइफस्टाइल पे मेहनत करनी, जो कि नेचुरल चीज़ें हैं, उस तरह से तो कोई उसमें ना सर्जरी इन्वॉल्व है ना दवाई इन्वॉल्व है। वो तो लाइफस्टाइल ठीक करते हुए लोगों का सर MOUT भी पड़ जाती है ना, कि मौत पड़ जाती है। एग्जैक्टली। वो बड़ा मुश्किल भी होता है ना कि जी आप लोगों को बोले जी डाइट के लिए कुछ भी करना, जी लाइफस्टाइल चेंज करना, वो कहते हैं वो नहीं हो सकता भाई, इसी में हमें कुछ चीज़ें फिक्स करके दें। कि बाद जो है वो दूध आपको वैसे आपको दही का जो इस्तेमाल पे आ जाना चाहिए। अगर आप दूध भी कहते हैं एक लेवल तक जाके आपको, इज इट ट्रू?
मतलब ये वेरिएबल रिसर्च होती है। न्यूट्रिशनिस्ट हमारे शो में आगे कह चुके हैं कि एक टाइम के बाद आप फिर दही की तरफ आए। कुछ लोगों के हाजमे का इशू होता है, उसकी वजह से कहते हैं कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंस एज के साथ कुछ लोगों को डेवलप होती है, तो उसकी वजह से, अदरवाइज कोई ऐसा हुआ। ओके, मुझे अक्सर हैं। अच्छा, ये जो बाइक वाले हैं उनको भी मुझे बताएं कि वो कैसे मोहतात रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बाइक पर ट्रैवल करना है, ये सड़कें तो हमारी टूट फूट का ही शिकार है, ये तो ठीक नहीं होने वाली। तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है उन लोगों को जो ज़्यादातर बाइक में या फिर रिक्शे में सफ़र करते हैं? देखिए, बाइक और रिक्शे में 2-3 चीज़ें इश्यूज़ हैं। वन तो एक जो बताने की ज़रूरत है वो ये कि स्पाइन के लिए जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ होती है, एक तो यही कि एक्सियल लोडिंग, जो हम बैठे रहते हैं कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस एक पोस्चर में बैठना जिसकी हमने बात की थी, दैट इज़ वन। सेकंड इज़ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो देखा गया रिसर्च में वो सबसे बुरी है, स्पाइन टॉलरेट नहीं करती। कंटिन्यूस अगर वाइब्रेशन हो जो कि इधर ट्रांसलेट करती है हमारे बाहर, ये जो रिसर्च हुई थी तो अमेरिका में जो रोड खोदने वाली मशीनों वालों पे हुई थी, या फैक्ट्री वर्कर्स जो उनकी वाइब्रेटरी मशीनें होती हैं, बट वही चीज़ हमारे मोटरसाइकिल वालों पे और रिक्शे वालों पे जो जिस तरह के धक्के और हमारी सड़कें हैं उसमें ट्रांसलेट करती हैं, तो दैट इज़ द वर्स्ट फॉर द स्पाइन। उसके अलावा जो 2-3 मसले हैं मोटरसाइकिल के, वो ये कि अनसपोर्टेड बैठे हुए हैं, कि वो सारा झटका लेने के लिए उनके पास कोई सपोर्ट भी नहीं है कि जो उसको डल करे उस झटकों को। थर्ड थिंग ये है कि वो एक ही साइज़ की मोटरसाइकिल है, किसी का कद बड़ा है, किसी का कद छोटा है, किसी के हाथ लंबे, किसी के हाथ छोटे हैं, और वो वन साइज फिट ऑल मोटरसाइकिल है, उसमें कोई अडेप्टेबिलिटी नहीं है। जी जी। तो उसकी वजह से बहुत से लोग जो होते हैं वो बहुत डिसएडवांटेज पोजीशन में बैठे होते हैं, और हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसमें यही एक सबसे अफोर्डेबल सवारी होती है और लोग घंटों इसके ऊपर सफ़र करते हैं, तो डेफिनेटली ये एक चैलेंज है। अब बात यही है कि हम ना रोडें हम ठीक करना हमारे उसमें है, ना ये बाकी चीज़ें हैं, इक़्तिसादी हालात भी बहुत ज़्यादा हमारे उसमें नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? डेफिनेटली ये होता है, देखें, एक तो चीज़ यही है कि वो जो लोडिंग वाली बात की कि ब्रेक्स होनी चाहिए, कि अगर किसी का सफ़र 1 घंटा 2 घंटे का है तो उसको ये हो कि 20 मिनट आधे घंटे में एक ब्रेक हो। सही है। सेकंड ये हो सकता है, ऑफ कोर्स अब टेक, और वो उसमें हमारी मोटरसाइकिलों में अगर नहीं आ रही तो वो अगर लंबा सफ़र है, ज़्यादा करते हैं, तो वो कोई ना कोई सपोर्ट की बेल्ट पहन सकते हैं। अगर इस तरह की सफ़र है कि वो करें। सीट जो है जो मोटरसाइकिल ने दी है वो तो कंपनी ने जो दी है सो है, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी लगा सकते हैं कि थोड़ी सी ग्रिप बेटर, अपनी हाइट, अपनी पोजीशन ऐसी बेहतर हो जाए कि जब वो बैठे हुए हो तो थोड़े से कंफर्टेबल पोजीशन में हो। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया था कि बहुत फ्लेक्स पोजीशन में बैठेंगे तो पहली स्पाइन पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जी जी। तो यही चंद चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, एंड मतलब जो टोटके के तौर पे हम लोग अपने हालात में और अपने सर्कमस्टांसेस में अपने चैलेंजेस के लिए कर सकते हैं मोटरसाइकिल वाले। एंड बाकी वो ये कि ऑफ कोर्स जो सवारी वाले होते हैं वो भी ज़रा सपोर्ट के साथ प्रॉपर तरीके से बैठें, क्योंकि वो बिल्कुल ही अनसपोर्टेड बैठे होते हैं, तो ये वाइब्रेशंस और झटके और ज़्यादा लगते हैं। बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वो हमारे जो कॉलर ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ थे नसीम, और अपनी वालदा के हवाले से बात कर रहे थे कि उनकी वालदा का जो सर है उन्होंने कहा कि वो एक तरह से बाबा हिलता रहता है, तो एक तो ऑफकोर्स एज फैक्टर भी होगा, लेकिन क्या चीज़ें डॉक्टर साहब आपको लगता है इसमें बज़ाहिर इनकी बातों से जो लग रहा है वो पार्किंसंस का लग रहा है, कि उसमें राशा की जो बीमारी जिसे हम आम उर्फ में कहते हैं उसमें इस तरह की मूवमेंट होती है, तो बेहतर यही किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लें, वो एक बार देख लें, फिर कोई जो भी उनको MRI या कोई और टेस्ट कराना होगा वो लोग करेंगे। और ये भी समझना है कि उसमें हो सकता है इन्होंने जो कहा था किसी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवाई भी शुरू की है, तो इसमें फ़ौरन उस तरह से नहीं होता कि ये उस तरह की डिजीज़ नहीं है कि जिसमें आपने फ़ौरन दवाई दी और मसला ख़त्म हो गया। ये यही होता है कि कुछ ना कुछ कंट्रोल, कुछ इम्प्रूवमेंट आती है और आहिस्ता आहिस्ता टेप वो एडजस्ट करनी पड़ती हैं दवाइयाँ, तो प्रॉब्ली वही होगा जो इनकी बातों से लग रहा है। सही और मुफीद हो सकते हैं। मेरे साथ कॉलर है सकीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बाजी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सकीना, क्या पूछना चाहेंगी? भाई मेरे ना ये बैक साइड पे करके ना, लेफ्ट साइड पे करके ये पेन नहीं जा रहा, तो मैंने सोचा गुर्दे का इशू है शायद, तो फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था 2 मंथ बिफोर, तो फिर उन्होंने कहा आपको गुर्दे का तो मसला ठीक, उन्होंने कहा तो सूजन है, फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया अभी ये SIUT से वाला हॉस्पिटल से, तो उन्होंने कहा आपको ना पत्थरों का मसला लग रहा है, गुर्दे तो आपको ठीक है। तो मैं ना ज़्यादातर पता नहीं मेरा खड़े होना ज़्यादातर काम है, बैठती मैं पूरे दिन में कम ही हूँ, बस खाना खाने के लिए बैठ गई, जैसे सारे दिन ना खड़े होने वाला काम है मेरा। अच्छा, आप क्या काम करती हैं सकीना? बस मैं घरेलू वाइफ हूँ। अच्छा ठीक है, घर के आप काम करती हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर सारा मतलब घर को खुद ही करना होता है, कपड़े प्रेस वगैरह खड़े होके और बर्तन वगैरह खाना वगैरह सब कुछ ज़्यादातर मेरा खड़े होने का काम है मेरा। तो ये मेरा ना पेन कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने खड़े हो नहीं पा रही, कभी कभी ना ऐसे दिल करते बस मैं लेट ही रहूँ। अल्लाह अल्लाह। तो
हाँ चलें जी। चलें मैं पूछ लेती हूँ डॉक्टर साहब उनको क्या करना चाहिए? कि तो जिस तरह क्रॉनिक बैक पेन का बता रही हैं तो डेफिनेटली पहले तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इसको कि तसल्ली कर लेंगे कोई और वजह तो नहीं है जो इनको कोई अंदर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो। अगर वो तसल्ली हो जाती है एज के साथ ही है, अक्सर यही होता है कि वो आप जो काम 20 से 40 के दरमियान करते आ रहे होते हैं वो 40 के बाद ज़रा फिर डिफिकल्ट हो जाता है एज के साथ वो करना। तो उसमें फिर यही कि एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मेजर्स और काम का लोड ज़रा सा डिवाइड करके करना कि एक साथ बहुत ज़्यादा देर लंबा एक काम ना करें। जो भी घरेलू काम है चाहे वो स्त्री हो, किचन का काम हो, वो आप फिर डिवाइड करके कर लें ताकि आपकी मूवमेंट होती रहे और एक ही पोजीशन में बहुत ज़्यादा लोड वाला काम ना हो। तो इस टाइप की चीज़ें की जा सकती हैं। बट उनकी बातों से कोई ख़तरनाक चीज़ बाहर तो नहीं लग रही अगर इतने दिनों से दर्द चल रहा है तो। लेकिन ये कि आई थिंक इट्स बेटर कि एक बार इन्वेस्टिगेट करा लें, तसल्ली करा लें तो प्लीज बेहतर है। सकीना, ये अपने लिए ज़रूर करो, ये आपके अपने लिए भी बहुत अच्छा है, ये आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप हेल्दी होंगी ना तो आपके बच्चे भी हेल्दी रहेंगे, तो ये माँ का और आपका घर भी बहुत अच्छा चलेगा। तो एक औरत का, एक माँ का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ब्रेक में हम लोग ज़रा कुछ रेड फ्लैग्स के वाले से बात कर रहे थे, तो ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए? अच्छा देखिए, इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड दे दूं कि अभी हम जो बातें कर रहे हैं ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है, और बल्कि मैंने शुरू में भी कहा था कि 80 से 90% जो मसाइल कमर दर्द और गर्दन दर्द के होते हैं उसमें कोई बीमारी या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यूजुअली नहीं होती है। बट इसी वजह से हम लोग कभी कभी जो है वो डॉक्टर्स भी और मरीज़ भी कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि भाई अगर दर्द हो रहा है उसको वो इम्पोर्टेंट नहीं लेते। तो जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पहले उनको मैं ज़रा सा एक ब्रीफली बता दूं तो फिर मैं रेड फ्लैग्स पे भी आऊँगा तो उसकी रेलेवेंस समझ में आएगी। तो जो स्पाइन में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या सकती है ना, तो पहली चीज़ जो है, जिस तरह जिसम में कहीं भी कैंसर होता है तो रीढ़ की हड्डी में भी हो सकता है। रीढ़ की हड्डी का अपना कैंसर तो इतना कॉमन नहीं होता, लेकिन कहीं दूसरी जगह से कैंसर रीढ़ की हड्डी में आ सकता है। इन्फेक्शन जैसे बाकी सारी जिसम में हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। टीबी हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन समझा जाता है, लेकिन दीगर इन्फेक्शंस भी होते हैं स्पाइन में। तीसरी चीज़, ट्रॉमा के साथ कोई हड्डी टूटना, कोई चीज़ डैमेज होना, अगर कोई सिग्निफिकेंट चोट लगी है, आपको सीढ़ियों से गिरे हैं, दरख्त से गिरे हैं, गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है तो डेफिनेटली इंजरी। फिर पैदाइशी कुछ चीज़ें होती हैं, कुबड़ापन जो होता है, जो स्कोलियोसिस या काइफोसिस स्पाइन में बन जाती हैं, या बचपन से कोई बनावटी चीज़ हो स्पाइन के अंदर, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। फिर जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो सोजिश वाली बीमारियां जो डॉक्टर साहब ने बताई थी, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जिसमें मोरों में सोजिश होती है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये 5 मेजर कैटेगरी। छठी जो कैटेगरी है जो सबसे कॉमन है इन सब में, वो एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम जिसे हम डीजेनरेटिव कहते हैं, कि जो उम्र के साथ होते हैं। लेकिन उम्र के साथ का मतलब ये नहीं होता कि ज़रूर बुढ़ापे में जाके होंगे। वो सफ़ेद बाल की तरह, जैसे आजकल हम देख रहे हैं जवान लोगों के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, उसी तरह ये चेंजेस भी यंगर पॉपुलेशन में भी आ सकते हैं और बहुत से बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें नहीं होते। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये कि क्योंकि इनमें कोई हमारे पास कोई डिजीज प्रोसेस आइडेंटिफाइड नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई और चीज़ नहीं होती, ये एज के साथ तोड़फोड़, जेनेटिक्स, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं। तो उसमें जो कॉमन चीज़ें हैं उसमें एक तो डिस्क की हमने काफ़ी बात की, डिस्क उसकी वजह से शियाटिका होता है। एक होती है जो उम्र के साथ बड़ी उम्र में जाके नाली तंग हो जाती है, उसे हम स्टेनोसिस कहते हैं, कि नाली तंग होती है। तो उन लोगों को ऐसे पेन नहीं होता, लेकिन जब वो चलते हैं तो उनसे चला नहीं जाता। वो 5 मिनट के बाद कहते हैं मेरी टांगे सुन हो जाती हैं और हमें बैठना पड़ता है। जेनेटिक में भी तो होते हैं ना आपकी, जेनेटिकली कंजेनिटल सिनोसिस अलग चीज़ है, वो बहुत रेयर होता है। जो ज़्यादा होता है वो यही होता है कि एज के साथ जो स्पाइनल सिनोसिस बनता है। तो 60s में अक्सर लोग आते हैं। जेनेटिक वाले वो होते हैं जो यंग एज में 30-40 में कोई आ जाए, लेकिन ज़्यादा लोग जो होते हैं वो 60s में, 50s में, लेट 50s 70s में आते हैं। अब उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि ज़रा ज़्यादा चलते हैं तो उनकी टांगें सुन होने लगती हैं, उनको बैठना पड़ता है। ऐसे उनको कोई पेन नहीं होता, लेकिन उनकी एक्टिविटी लिमिट हो जाती है। तो ये एज रिलेटेड इन अ नटशेल चीज़ें होती हैं। अब बात ये होती है जब किसी को कमर में दर्द हुआ तो कब डॉक्टर के पास जाना है, क्या करना है। तो रेड फ्लैग्स जो हम लोग कहते हैं, एक तो एक्सट्रीम एजेस कहते हैं कि बच्चों में कॉमन नहीं है कमर दर्द। कभी भी बच्चे में कमर दर्द हो तो डेफिनेटली पहले दिखा के तसल्ली कर लें कुछ है कि नहीं है। तो बच्चों में कॉमन नहीं, और फिर वही एल्डरली में है 50-60 के ऊपर कोई और प्रॉब्लम साथ हो सकती है, डीजेनरेटिव भी हो सकती है। तो ये एक तो एजेस की एक्सट्रीम हो गई। यंग पेशेंट्स में अगर कोई उसके साथ नसों का मसला हो कि कमज़ोरी आ रही हो, चाहे वो यूरिन और स्टूल के कंट्रोल में कमज़ोरी हो या पैर के हिलने में कमज़ोरी हो, वो रेड फ्लैग है, उसमें डेफिनेटली दिखाना पड़ेगा।
साथ में कोई फीवर हो रहा है तो डेफिनेटली इन्फेक्शन के साथ कमर में दर्द हो रहा है तो सही इन्फेक्शन हो अंदर सकता है, दिखाएं। सिग्निफिकेंट ट्रॉमा जो हमने बात की, अगर एक्सीडेंट हुआ है, गिरे हैं कहीं से, तो डेफिनेटली तसल्ली करा लें, कोई चीज़ टूटी नहीं है। और कुछ ये सिर्फ ये सिग्निफिकेंट ट्रॉमा में इसमें आपको आपका गम भी आ जाता है। वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेरी कमर टूट गई है कि आपने हाँ, ये भी तो वो हाँ, उसको भी आपको देखना बट हम जो ट्रॉमा की बात करें, जो स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकता है, स्ट्रक्चरल डैमेज की बात करें, ट्रॉमा की बात करें, हाँ, मैं एक्सैक्टली ट्रॉमा की बात करें, दिखाई नहीं देता। सर मुझे बताइए कोविड के बाद जो है आपने क्या तब्दीली देखी लोगों की इसमें, बहुत सारी मसल्स की पेन में या फिर हड्डियों या जोड़ों की पेन में? कोविड के बाद देखिए, कोविड एक डेफिनेटली दुनिया की बहुत सारा निज़ाम उसने बदला और हर एक को डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट किया है। एक तो ये कि कुछ लोगों में तो बहुत ज़्यादा ये हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं वो, और एक आपको बूम जो मिला है जिम्स का और लोगों का, अगर आप पार्क्स में ये पैडल का आजकल बहुत चल रहा है और स्पोर्ट्स का और ये सब, तो ये भी कोविड में ही जब लोगों को एहसास हुआ कि ज़िंदगी की क्या वैल्यू है और वक्त भी एक्स्ट्रा मिला, काम नहीं था, तो इन्होंने ये चीज़ें की। तो और साइकिलिंग वाले भी सुबह को काफ़ी लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं। सो एक तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो डेफिनेटली उससे लोगों को वो बेहतरी आई। बट डेफिनेटली कुछ लोगों के लाइफ के स्ट्रेसेस बढ़े हैं उसकी वजह से, एंड ये जो वर्क फ्रॉम होम और उससे अब ये हो गया है कि वो काम तो हर वक्त ही करना है, वो घर पे बैठ के जो लोग काम कर रहे होते हैं वो और ज़्यादा बुरे पोस्चर में काम कर रहे होते हैं, वर्क स्टेशन उनका और ख़राब होता है एज कम्पेयर टू। आपने पैडल की बात की, तो पैडल में अच्छा टेनिस वाले में भी स्पेसिफिकली अगर आपको पता ही ना आपका पाँव लैंड कैसे कर रहा है, मैं बहुत से लोगों को देखी, फिर वो बाद में कह रहे थे कि मेरी बैक में बहुत पेन है, मैं मेरे ख्याल से मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, ये हो चुका हूँ, तो ये नहीं देख रहे थे ना। नहीं, और उसमें भी ये ना कि देखें, अगर आपने कोई स्पोर्ट खेलना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो एक आपको उसके लिए एक बेसिक लेवल ऑफ फिटनेस और एक स्ट्रेचिंग, एक वार्म अप, एक गियर और ये चीज़ें चाहिए। हमारी ये जो होता है कि आप बस एक उठे और आप जाके आपने कुछ कर लिया, उसमें डेफिनेटली इंजरीज हो सकती है। वन फाइन मॉर्निंग आई वोक अप और मैंने कहा कि आज मुझे पैडल खेलना है, तो ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, एग्जैक्टली। सो डेफिनेटली नहीं, और एक वक्त में कुछ लोगों की बॉडी कॉम्पनसेट कर भी लेती है, वो लोग कर भी लेते हैं, खेल भी लेते हैं, बट दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी। और यही चीज़ें ना कि अब इसमें इतने मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जिस तरह के हमारे कॉलर ने भी बताया। अब इनको हम लोगों को क्लिनिक में जब आते हैं तो वी हैव टू एक्सप्लोर दोस फैक्टर्स। कुछ लोगों के साइकोलॉजिकल इश्यूज पीछे होते हैं, स्ट्रेसेस होते हैं जिस वजह से नहीं हो पा रहा होता, किसी की नींद नहीं पूरी हो रही होती, तो अब जब बॉडी चार्ज नहीं होगी तो कमर में दर्द तो होगा आपके। सो यू नो बहुत सारी चीजें हैं। फिर ये वाली है जो डेफिशिएंसीज उन्होंने बताया, विटामिन डी, B12, कुछ को ये मसले चल रहे होते हैं, डाइट, और वो वहां से पूरा नहीं हो रहा, तो आप जिम भी कर रहे हैं, डाइट आपकी पूरी नहीं हो रही, तो बॉडी फिर कैसे रिक्यूपरेट करेगी। So तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे, तो फिर आप मेरे भाई, आप ये मेरी बहन। लेकिन एक चीज मैं ऐड करूंगा ना, देखें, जो अच्छी बात समझने की जरूरत है, इंसान इस दुनिया में 50,000 साल से है, अल्लाह ने बहुत टफ बनाया इंसान को। बर्फानी इलाकों में भी रहते हैं लोग, इग्लूज में, पहाड़ियों पे भी रहते हैं, आइलैंड्स में, समुद्री गर्मी, अफ्रीका के जंगलात में। सो इंसान काफ़ी रफ एंड टफ है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल के तहत अपने आप को ऐसा बना लिया है कि अपनी बॉडी स्टिफ कर ली है, अपने स्ट्रेसेस ऐसे सवार कर लिए हैं जिस वजह से हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो अगर हम ज़रा नेचुरल उसकी तरफ जाएं कि ये एक्सरसाइज, बॉडी की मूवमेंट, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, पोस्चर मैनेजमेंट, डाइट अच्छी बैलेंस रखें, ज़िंदगी में जो है वो लोड अपना बैलेंस उस हिसाब से करें, जितना आप में दम है उतना काम करें। आई थिंक दैट इज़ द सोल्यूशन फॉर दीज प्रॉब्लम्स। ये हमारी खुद अपने में मुसल्लत की भी मसाल है, खुद साख्ता मुसल्लत की भी मसाइल है। हमारे जैसे रुई के गद्दे होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग वगैरह के, अगर आप जाएं तो उनके बेड्स पे, उनकी मैसेरियों पे जो पड़े थे, तो वो रुई के गद्दे इतने चुप होते थे, तो उनको कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। वो अपनी, चाहे उन्होंने 80 साल की उम्र देखी, 90 साल की उम्र थी, तो वो ठीक रहे हैं। ये हम लोग जो कि नर्म और गुदाज गद्दों पे सोने के आदी हैं, हम लोगों के ही कमरे जो है वो चलिए। इसमें ये एस्पेक्ट भी होता है ना कि मूवमेंट का, जो हमने बात की थी ना, मूव द स्पाइन, जितनी स्पाइन कंफर्टेबल एक पोजीशन में हो जाएगी और आप डीप स्लीप में चले जाएंगे, वो एक ही पोजीशन में पड़ी रह जाएगी। तो ये जो हार्ड सरफेस पे सोने से जो लोग कहते हैं फायदा होता है, वो ज्यादा इसमें ये भी होता है कि मूवमेंट रहती है पूरी रात, बॉडी एक पोजीशन में कंफर्टेबल ही नहीं होती, तो वो खुद ही खुद चेंज करती रहती है। तो वो इतना सख्त भी ना हो कि आप डीप स्लीप में ही ना जा सकें, लेकिन इतना फर्म जरूर हो कि आप मूव अराउंड करते रहें। तो उससे ये होता है कि फिर आप सुबह को जब उठते हैं तो आपको उस तरह के पेन्स नहीं होते, क्योंकि एक पोजीशन में ज़्यादा देर रहने से ही बॉडी में अगर कोई इंजरी है तो इन्फ्लेमेशन जमा हो जाती है, और अगर इंजरी नहीं है तो वही है कि मसल्स एक पोजीशन में रह के फिर वो सोरनेस जो आती है वो आती है। इन बेजा दवाइयों की वजह से तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन काफ़ी पैदा होती है ना। डेफिनेटली देखिए, सेल्फ मेडिकेशन जो बनी है वो ऑफ कोर्स जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसके लिए दुनिया में बनी, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम बहुत स्ट्रेस्ड है बाहर के ना,
डॉक्टर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो हमारे यहाँ होता है हम मुंह उठा के एक स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। पाकिस्तान में ये लग्जरी बाहर तो बाहर नहीं है, होती। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर तो आपको अपना जीपी तक पहुंचने में ही दुआएं देंगे जब बाहर जाएंगे फिर आपको पाकिस्तान याद आएगा। सो इसलिए वहाँ पे उन्होंने कुछ ये जो इन्होंने नाम लिए दवाइयों के पैनाडॉल वगैरह, तो ये चीजें अब ओवर द काउंटर मिल जाती हैं कि लोग कम अज कम, हाँ वही कि वो कम से कम वो अपने सर दर्द और इसके लिए कुछ तो ले सके ना। सो लेकिन उसके साथ भी काफी सारे लेबल्स और काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन ये कि डेफिनेटली जब यहाँ सहूलत है चीज़ों की तो ये प्रैक्टिस जो है ना वो सेफ नहीं होती। रेड फ्लैग्स डेफिनेटली जो हमने बात की थे वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल ज़रूर हैं कि वो तो तब है ना बहुत शदीद मसला हो जाए और आपने जाना ही जाना है। जी जी। लेकिन उसके अलावा भी बेहतर यही होता है कि किसी प्रोफेशनल से आप एडवाइस लेके फिर ये चीज़ें मैनेज करें, क्योंकि मैनी टाइम्स जिस तरह हम अभी शुरू में भी बात करते हैं कि वो शुरू के जो असरात होते हैं ना उनको हमने लिफ्ट नहीं कराया था, फिर जब आगे पानी सर से गुजर जाता है फिर हम लोग चाहते हैं कि अब सब सही हो जाए और फिर हम वापस नहीं जा पाते उसके लिए। अलाउड और नॉट, बट एक मेडिसिन अगर आपको मसल्स की कोई पेन शुरू हो तो एक और मसल एक्सरसाइज आपको न्यूट्रल फोर्स बहुत वो लोग खुद ही जाके कुछ ओ हो मेरे कंधों में न्यूट्रल फोर्स, अरे भाई तो अब समझ में आती है कि पता नहीं उसी की दर्द है। तो ये डॉक्टर साहब इसका भी जरा प्लीज बताएं। डेफिनेटली देखिए यही है ना, अब इसमें आप जितने बढ़ाते जाए हमारे पास तो आप अगर आम आदमी से पूछेंगे हमसे ज्यादा तो उनको नाम पता होते हैं दवाइयों के। तो आप भी परेशान हो जाते हैं, मैं इतना पढ़ा, हमने इतनी मेहनत की, सामने बैठी हुई जो खातून है वो ना, और वो उन्होंने मुझसे ज्यादा दवाइयां लिख के दे दी हैं, ऐसे कहीं की तो मैच भी कर जाएंगे। नहीं, और ये लेकिन हमारे कौम का मिजाज भी बन गया ना कि हमारी क्विक फिक्स हम चाहते हैं वो जो ज्यादा दवाइयां लिख दें और मसला खत्म हो जाए, कारपेट बॉम्बिंग करके वो हमारे दर्द खत्म कर दे, वो ज्यादा बेहतर है। और ये वाली जो बंदा बात करे आपसे कि नहीं आप लाइफस्टाइल बेहतर करें, आप अपनी पोस्चर करें, तो वो ये वाला काम नहीं, आप कोई दवाई दे दें और मसला हल हो जाए। तो ये हमारे कौम का मिजाज है और जो लोग इनको कैच कर रहे हैं वो चल रही है, तभी ये इंडस्ट्री एक तरह से बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हमारे यहाँ जो चल रही है इसी वजह से चल रही है कि लोग खुद से ये चीज़ें कर रहे हैं, दे डोंट वांट। शुक्र है डॉक्टर साहब अभी तो लोग खुद से सर्जरी नहीं करने लग गए, वरना सर्जन भी रो रहे थे कि लोग खुद पकड़ के सर्जरी कर AI से पूछ के अब कर लेंगे थोड़े दिनों में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। शादरी बादरी अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे, ज़िंदगी जो तो आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।